हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है डेटा माइनिंग, उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम इस यूनिट का सिलेबस देखेंगे जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये जो सिलेबस है इसे देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हमें पता चले कि क्या क्या कंटेंट्स जो हैं एकेटीयू की तरफ से इस यूनिट के अंदर है। तो होप सो ये जो सिलेबस है आपने ज़रूर से देख लिया होगा। और इसके साथ ही हम जंप करते हैं फटाफट से अपने कंटेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि इस यूनिट का नाम है डेटा माइनिंग, तो इसके अंदर हम उन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हम डेटा माइनिंग के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में कि डेटा माइनिंग का मोटिवेशन कहाँ से आया, मतलब कि डेटा माइनिंग क्यों करते हैं हम लोग, कहाँ से ख्याल आया। फिर उसके बाद है डेटा प्रोसेसिंग, फिर है डेटा प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा क्लीनिंग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे नॉइज़ और नॉइजी डेटा के बारे में, फिर आएगा हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक जिसका नाम है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा डेटा रिडक्शन। दोस्तों ये जो यूनिट है, टॉपिक्स थोड़े से कम लग रहे होंगे, ईजी लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सी यूनिट लंबी हो सकती है ये वाली। तो आप जो है 1.5 या 1.25 पे इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है डेटा माइनिंग। तो एक्चुअली में डेटा माइनिंग होती क्या है, जब हमारे पास यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा एक समुद्र का। जैसे समुद्र है, उसके अंदर जो पानी है वो खारा भी होता है, गंदा पानी भी होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हमें उस समुद्र के पानी से साफ पानी निकालना है, ड्रिंकिंग वाटर निकालना है, तो उसके लिए हमें कई सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, राइट। तो वैसे ही आप समझो कि जो समुद्र जो है ये है हमारा डेटा, रॉ डेटा, जो कि फ्रीली ऐसे ही पड़ा हुआ है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक रॉ डेटा है जिसके अंदर यूजफुल इंफॉर्मेशन भी है और अनयूज्ड इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, यूज्ड इंफॉर्मेशन क्या होगी, समुद्र के मामले में देखें तो उसके अंदर पानी है, ठीक है, पानी है। लेकिन अनयूज्ड इंफॉर्मेशन, अनयूज्ड डेटा क्या है कि उसके अंदर नमक भी है, अदर इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा माइनिंग करते हैं। डेटा माइनिंग से क्या होता है, वो जो डेटा होता है ना उसको क्लीन करा जाता है। क्लीन करा जाता है मतलब कि उस रॉ डेटा में से सिर्फ और सिर्फ जो काम की इंफॉर्मेशन होती है, जो हमें प्रॉफिट दे, कमा करके दे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे, उस इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं उस समुद्र में से, उस डेटा के समुद्र में से। ठीक है, वो उस इंफॉर्मेशन को क्यों इकट्ठा करते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम इसलिए इकट्ठा करते हैं जिससे हमें बिजनेस के अंदर हेल्प मिल सके। जैसे कि हमने कई बार पढ़ा है कि मार्केट रिसर्च करो, मार्केट रिसर्च करो, है ना, कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम सेल हो रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है, कैसे पता चलता है, वो डेटा माइनिंग की हेल्प से पता चलता है। कई सारे लोगों का रिव्यू लिया जाता है, सर्वे लिया जाता है, और उनमें से जो रॉ डेटा मिला हमें वहाँ से, उसमें से जो डेटा, जो हमारे काम का डेटा है, उसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर है कोई, कॉल सेंटर के अंदर क्या होता है, नंबरों का खेल होता है सारा, नाम और नंबर। ठीक है, उनको ये मतलब नहीं है कि आप सर्विस में इंटरेस्ट हो या नहीं हो, वो उनका काम बस इतना होता है कि आप रॉ डेटा क्या हुआ कि उनके पास एज भी होगी, आपकी जेंडर भी होगा, सारी चीज़ होंगी, लेकिन उनके काम का क्या है, यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका नाम और दूसरा नंबर, राइट। तो ये हो गई उनके लिए डेटा माइनिंग। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि क्या डेफिनेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ लार्ज बैच ऑफ इन्फॉर्मेशन टू डिस्क्रीन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। इसके अंदर क्या होता है कि लार्ज बैच होता है डेटा का, और उसमें से हम जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स होते हैं वो हम पता करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इट इज़ यूज बाय कॉर्पोरेशंस फॉर एवरीथिंग। ये जो डेटा माइनिंग होती है ना, कॉर्पोरेशंस के लिए हर टाइप से यूज़ करी जाती है, चाहे वो आप कस्टमर को रिटेंशन के लिए हो, कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए हो, या फिर किस तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ एंगेज करना है उसके लिए हो सकता है, या फिर फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हो सकता है, या फिर स्पैम फिल्टरिंग के लिए भी हो सकता है। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए कैसे हो सकता है, आप डेटा माइनिंग के अंदर ना कुछ मशीन लर्निंग की, एक्चुअली क्या है कि डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे प्रीवियस जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर जो है मशीन लर्निंग का आप इंक्लूड कर सकते हो, कि मशीन लर्निंग जो थी वो डिटेक्ट कर लेती थी कि यार ये पास्ट में जो है मैंने लर्न किया था कि ऐसे कुछ अगर मेल आए जिसके अंदर लिंक्स वगैरह हो तो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, या फिर स्पैम होते हैं। तो इस तरीके से जो है डिटेक्ट किया जा सकता है किसी भी मेल को या फिर किसी भी डेटा को कि वो स्पैम है या फिर फ्रॉड है।
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा डेटा माइनिंग जो प्रोग्राम होता है वो ब्रेक डाउन करता है पैटर्न्स को, कनेक्शंस को, पैटर्न और कनेक्शंस बताता है कि इस डेटा के बीच में ये वाला पैटर्न बन रहा है, इसके बीच में ये वाला कनेक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से जो है हम आगे आगे जो है अपनी बातचीत बढ़ा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कम अंडर क्रिटिसिज्म लेटरली, ये क्रिटिसिज्म के अंडर आ गया था। क्रिटिसिज्म क्या होता है कि जब डेटा माइनिंग करी और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए उस प्रोसेस का तो उसे बोलते हैं क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा माइनिंग के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। किस टाइप का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा? एक्चुअली में क्या हुआ कि डेटा तो रॉ डेटा तो पड़ा हुआ था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसे गलत यूज़ के लिए करने लगी, ठीक है, गलत यूज़ करने लगी उसका। हो सकता है कि हैकर्स जो होते हैं उससे इंफॉर्मेशन का यूज़ करने लगे, ठीक है, तो इसलिए ये क्रिटिसिज्म के अंदर भी आ गया था। अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग इसकी सिंपल सी होती है। सबसे पहले जो डेटा होता है उसे कलेक्ट किया जाता है और लोड किया जाता है डेटा वेयर हाउस के अंदर या फिर क्लाउड के अंदर। फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उस डेटा को एक्सेस करते हैं और डिटरमाइन करते हैं क्या किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइज कैसे कि ऑड इवन में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस तरीके से करना है, ये प्रोफेशनल जो है वो डिसाइड करते हैं। यूज़ सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और ऑर्गेनाइज कर देते हैं डेटा को। जो डेटा होता है उसे प्रेजेंट किया जाता है शेयरेबल फॉर्मेट में, जैसे कि ग्राफ्स आप कह सकते हो कि ग्राफ्स की फॉर्म में हमने डेटा को जो है रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसकी छोटी सी वर्किंग होती है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाला है ना, इसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट इसका काम हुआ है, डेटा माइनिंग का काम हुआ है, ठीक है। ये जो डेटा वेयर हाउस यहाँ पे आ गया कि डेटा कलेक्शन का काम हो गया। आप प्रोफेशनल जो डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे किस तरीके से करेंगे वो डेटा माइनिंग की एक तरीके से आप प्रोसेस कह सकते हो। टेक्निक्स की बात करते हो तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं, तो सबसे पहला है एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल क्या होता है? मार्केट बास्केट एनालिसिस होता है। सर्च फॉर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स जो होते हैं मतलब अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनके बीच में रिलेशंस फाइंड करता है। जैसे कि अगर आपने आलू खरीदा है और साथ में फिर आपने थोड़ी देर बाद गाजर खरीदी है, तो ये दो आपके वेरिएबल्स हो गए कि एक आलू एक गाजर। लेकिन फिर उसके बाद ये पैटर्न फाइंड आउट करेगा कि आप आलू गाजर का क्या करोगे, सब्जी बनाओगे, है ना। तो ये एक तरीके का रिलेशन जो है इसने फाइंड आउट कर लिया। क्लासिफिकेशन की बात करें, यूज प्री डिफाइंड क्लासेस टू असाइन टू ऑब्जेक्ट्स। जो प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, जो क्लासेस हम बनाते नहीं है, पहले से कंपाइलर के अंदर पड़ी होती हैं, उन्हीं क्लासेस का जो है यूज करके जो है ये ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, असाइन करता है। टेक्निक्स अलाउ द अंडरलाइंग डेटा टू मोर कैटेगराइज्ड, और इससे क्या होता है जो हमारा अंडरलाइंग डेटा होता है ना उसको और ज़्यादा कैटेगराइज्ड बनाता है। कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी मान के चलिए कि आपको जीन्स खरीदनी है तो जीन्स आप सर्च करोगे तो तभी जीन्स आएंगी, ये नहीं है कि जीन्स सर्च कर रहे हो टी शर्ट आ रही है। तो एक कैटेगरी के अंदर एक टाइप का जो एट्रीब्यूट है हम कह सकते हैं, एक टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो सेव कर देता है ये। क्लस्टरिंग की बात करें तो क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग हमने बायोलॉजी में भी पढ़ी थी। क्लस्टरिंग का मतलब होता है संगठन, ठीक है। मतलब कि एक जगह पे मान के चलिए कि कहीं पे कोई लड़ाई हो रही हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्लस्टर ऑफ पीपल हो गया, ठीक है। जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कोई भी चीज़, बस इकट्ठा कर दी है, ठीक है, तो उसे हम क्लस्टर कहते हैं। सिमिलर टू क्लासिफिकेशन, ये सिमिलर होता है क्लासिफिकेशन से। इट आइडेंटिफाइज सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स देन ग्रुप दोज आइटम्स बेस्ड ऑन व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम अदर आइटम्स। मतलब कि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स का जो है ग्रुप बना देते हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट आइटम्स। जैसे कि मेरे पास मान के चलिए कि नंबर है, ठीक है, कैरेक्टर है, फिर उसके बाद मेरे पास फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है एक क्लस्टर के अंदर बंद है, एक क्लस्टर है ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इसके अंदर मैंने क्या किया, आउटलाइंड, कुछ एक वर्ड आएगा आगे, आउटलाइंड, ठीक है। आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें इसके अंदर अनसर्टेनिटी पड़ी हुई है, मतलब मान के चलिए कि इसके अंदर ना स्ट्रिंग भी पड़ी हुई है, ठीक है, स्ट्रिंग भी पड़ी हुई है। अब ये जो स्ट्रिंग है ये मेरे काम की नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो क्लस्टरिंग वाला मेथड होगा ये इसको स्ट्रिंग को तो हटा देगा और अलग अलग ग्रुप से अलग अलग क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर देगा। जैसे नंबर का अलग क्लस्टर हो गया, कैरेक्टर का अलग क्लस्टर हो गया, फ्लोट का अलग क्लस्टर हो गया, ठीक है, इस तरीके से ग्रुप्स बना देगा, ठीक है। आप इसे ग्रुप कह सकते हो, क्लस्टर कह सकते हो, या तो ये इसमें से हटा देगा, ये क्लस्टर रहने देगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये टेक्निक्स होती हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री जो है हमने बहुत बार पढ़ा है, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डिसीजन ट्री बहुत बार पढ़ा हुआ है ना, जिसके बिहाफ पे हम डिसीजन बनाते हैं, येस और नो। आपको याद हो रेनी, और हमने पढ़ा था रेनी हो गया और क्या हो गया, विंटर हो गया, राइट। तो इस तरीके का हमने एक डिसीजन ट्री पढ़ा था। तो ये डिसीजन ट्री जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, प्रिडिक्ट करने के लिए काम आते हैं एक आउटकम को। KNN हमें पता है न्यूरल नेटवर्क, और K का मतलब होता है K की वैल्यू होती है कि कितने न्यूरल नेटवर्क है, राइट। एल्गोरिथम दैट, ये हमने ASC में पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग।
एल्गोरिथम दैट क्लासिफाइज डेटा बेस्ड ऑन इट्स प्रॉक्सिमिटी टू अदर डेटा प्रिडिक्ट द फीचर्स ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। मतलब कि अलग अलग जैसे जैसे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हमें मिलते हैं उसी हिसाब से जो है ग्रुप बनाता हुआ चलता है और उसी हिसाब से जो आगे के फीचर्स होने वाले हैं उन्हें प्रिडिक्ट करता है। फिर आता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क जो हमने एमएल में पढ़ा था, मशीन लर्निंग में पढ़ा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पढ़ा था। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम नोड्स के द्वारा क्या करते हैं, इनपुट्स और वेट्स के और आउटपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट्स होते हैं, वेट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं। आपको याद भी होगा हमने कुछ इस तरीके का बनाया था, इस तरीके के हमारे ये इनपुट हुए, फिर उसके बाद एक मिडिल लेयर होती थी, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी आउटपुट लेयर आप कह सकते हो, 2 हो सकते थे, 3 हो सकते थे। तो इस तरीके से डेटा जो है इसके अंदर जाता था, है ना। फिर उसके बाद इस तरीके से जाता था, ये वेट 1 होता था, ये वेट 2 होता था, वेट 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमने एएससी के अंदर भी पढ़ा है, मशीन लर्निंग के भी अंदर पढ़ा है। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि न्यूरल नेटवर्क भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग होती है ना, तो कि और आप क्रिकेट मैचेस अगर देखते हो तो क्रिकेट मैचेस के अंदर भी आता है कि प्रिडिक्टेड स्कोर। तो ये जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है उसके अंदर भी डेटा माइनिंग जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद आता है कि डेटा माइनिंग प्रोसेस। डेटा माइनिंग प्रोसेस क्या होता है, तो उसके अंदर टोटल 6 स्टेप्स आते हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द बिजनेस। बिजनेस को अंडरस्टैंड करो कि आपके गोल्स और नीड्स क्या हैं। ठीक है, आपको अचीव क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, क्या करना है। अंडरस्टैंड द डेटा। आप जो आपका डेटा है उसको अंडरस्टैंड करो कि उसके अंदर कौन सा सोर्स कहाँ से लिया है। भैया डेटा कहाँ से आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा डेटा कहाँ से आ रहा है, मान के चलिए कि आपको चाहिए स्टूडेंट का डेटा और आपको जो डेटा मिल रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा ना। आप तो टारगेट क्या चाहते हो, स्टूडेंट को, लेकिन हो आप किसको कर रहे हो, आप एडल्ट्स को कर रहे हो या फिर जो इंश्योरेंस लेते होंगे उन्हें टारगेट कर रहे हो, तो वर्थलेस हो गया। फिर उसके बाद ये डेटा टाइप, किस टाइप के डेटा टाइप है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं, इंक्लूड करती हैं। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ डेटा स्टोरेज। इसके अंदर डेटा और डेटा स्टोरेज जो है इसकी बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी ज़्यादा स्टोरेज होगी उतना ही ज़्यादा हमारा पैसा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा अभी कि हमारा जो डेटा है वो कलेक्ट किस में होता है, वेयर हाउस में होता है, डेटा वेयर हाउस में होता है, फिर क्लाउड पे होता है। तो पैसा तो देना पड़ेगा जितना हम यूज़ करेंगे। अब गूगल ड्राइव है उस पर 15 GB फ्री मिलता है, अगर बाई चांस 15 GB से ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो फिर तो पैसा लगेगा ही ना, सिंपल सी बात है। सिक्योरिटी का कॉन्सर्न बढ़ जाता है और साथ ही साथ कलेक्शन जो है डेटा का वो भी एक डिटरमाइन करता है, लिमिट्स होनी चाहिए उसके अंदर भी। प्रिपेयर द डेटा। अब क्या होगा कि गैदर हो गया डेटा, अपलोड हो गया, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रिपरेशन का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, देन क्लीन्ड। अब क्या होगा, डेटा को क्लीन किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड किया जाएगा। अब स्टैंडर्डाइज क्यों किया जाएगा भैया, अगर स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाएगा, नंबर एक जगह, फोन नाम एक जगह, एज एक जगह, जेंडर एक जगह नहीं किया जाएगा, तो फिर जो डेटा है वो मिक्स एंड मैच रहेगा, उसका भी फिर कोई बर्थ नहीं रहेगा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। स्क्रब्ड फॉर आउटलायर्स। स्क्रब्ड किया जाता है। स्क्रब्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जैसे गाड़ी गंदी हो जाती है, ठीक है, धूल मिट्टी आ जाती है उसके ऊपर, तो हम साफ करते हैं ना, स्क्रबिंग करते हैं गाड़ी की, जिससे जो गंदगी वो हट जाए। तो वैसे हमारा जो डेटा है उसको क्या किया जाता है, स्क्रब किया जाता है, जिससे हमारी जो गंदगी है डेटा के अंदर, जो अनयूज्ड डेटा है वो हट जाए। चेक मिस्टेक्स। हम मिस्टेक्स चेक करते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। चेक फॉर रीजनेबलनेस, मतलब कि हम रीजंस चेक करते हैं कि क्या क्या रीज़न की वजह से हमारे डेटा सही है या फिर गलत है। बिल्ड द मॉडल। अब हम क्या करते हैं, मॉडल को जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि क्या क्या करते हैं मॉडल बनाने में, सबसे पहले रिलेशनशिप को हम सर्च करते हैं कि क्या क्या रिलेशंस बन रहे हैं, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं, एसोसिएशन क्या है, और पैटर्न फ्रॉम द डेटा, और क्या क्या पैटर्न्स हमारे उस मॉडल से बनेंगे। इवैल्यूएट द रिजल्ट। अब जो रिजल्ट आया, अब बिल्ड करने के बाद जो रिजल्ट आया, अब आप क्या करोगे, उसे इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन चूज और मेक डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स। अब क्या हुआ कि डेटा आपका साफ होके आ गया है, क्लीनिंग होके आ गई है अब आपके डेटा की। अब आप ये बताओ कि उस डेटा को कंपनी के अंदर यूज़ करना है या नहीं करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। अगर बाई चांस उन्होंने ये कह दिया कि ये हमें यूज़ करना है डेटा, तो फिर क्या होगा, इम्प्लीमेंट हो जाता है। इम्प्लीमेंट हो जाता है, सिंपल सी बात है, यूज़ हो जाएगा डेटा। नहीं तो फिर छठा स्टेप क्या है, इंप्लीमेंट, चेंज एंड मॉनिटर। ये जो चेंजेस हमें चाहिए डेटा के अंदर उसे करते हैं और उसके बाद मॉनिटर करते हैं। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सिंपल सी है, सबसे पहले सेल्स के अंदर काम आता है, मार्केटिंग के अंदर काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैसे आता है, मान के चलिए कि जो हमने पहला बैच निकाला था उसके अंदर जो शुगर कंपोनेंट था, कोई स्वीट कंपनी है, ठीक है, जो स्वीट्स बनाती है, कैंडीज बनाती है मान के चलिए, तो जो पिछला बैच बना था उसका जो रिव्यू आया था वो बहुत अच्छा आया था। तो जो
पिछला बैच होगा उसका जो डेटा होगा उसी के बिहाफ पे नया डेटा जो है वो बनाया जाएगा। फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि कई सारे लोग जो होते हैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए कि यार जल्दी जल्दी हमारा जो रिज्यूम है लग जाए, जॉब लग जाएगी हमारी, है ना। तो अब क्या होता है कि जो कई सारे सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं जो कि आपके रिज्यूम को एनालाइज करते हैं और जो कंपनी को डेटा चाहिए उसी हिसाब से आपका रिज्यूम जो है वो शॉर्ट लिस्ट होता है। तो इसके अंदर भी यूज़ होने लगा है। कस्टमर सर्विस के अंदर भी ये यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारे बेनिफिट्स क्या क्या होता है। सबसे पहले गैदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है उस हमारे लिए इकट्ठा कर देता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता पड़ता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद बिजनेस जो होता है उसे प्रॉफिटेबल बनाता है। यूज़ बोथ न्यू एंड लेगेसी सिस्टम, जो पुराने सिस्टम्स होते हैं और जो नए सिस्टम्स होते हैं उन दोनों पे ही इसे यूज़ किया जा सकता है। गेट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मतलब कि अगर कोई डिसीजन बना है तो उसके ऊपर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 8 ड्रॉबैक्स है। सबसे पहले प्राइवेसी इशू है कि अगर बाई चांस आपने किसी का रॉ डेटा तो उठा लिया लेकिन अब आप उसे कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, तो ये उसकी प्राइवेसी जो है उसको हर्ट होगा। सेफ्टी कॉन्सर्न्स, हो सकता है कि आपके पासवर्ड्स वगैरह भी उस रॉ डेटा के अंदर हो। इन्फॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड, इन्फॉर्मेशन मिसयूज की जा सकती है। एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव किस टर्म में होता है, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन यहीं पे हमने एक्सपेंसिव लिखा हुआ है। ये आपको लगेगा कि क्या लिखा हुआ है ये, एक्चुअली में क्या है कि अगर हम मैन पावर की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन अगर हम वहीं मशीनरीज की बात करें तो एक्सपेंसिव है। ओके, टेक्निकल नॉलेज, जो टेक्निकल नॉलेज होनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक्यूरेसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लार्ज डेटाबेस नीडेड, जो लार्ज डेटाबेस होता है वो हमें चाहिए क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंसिव डेटा होगा, ऐसा तो होगा नहीं छोटा मोटा डेटा होगा। नॉट परफेक्ट मेथड, ये परफेक्ट मेथड नहीं है। परफेक्ट मेथड क्या है कि आप खुद से फॉर्म भरवाओ या फिर आप खुद से डेटा जो है वो इकट्ठा करो। डेटा माइनिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, अब डेटा माइनिंग का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा रिडक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग, डेटा इवैल्यूएशन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब दोस्तों ये जो आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इसे आप याद कर लो, पूरी की पूरी यूनिट इसके बिहाफ पर ही है। आप देखोगे अगर कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे कंटेंट्स में हम लोग क्लीनिंग पढ़ने वाले हैं, राइट। क्लीनिंग यहाँ पे है, रिडक्शन पढ़ने वाले हैं, रिडक्शन यहाँ पे है, डेटा माइनिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं, डेटा इंटीग्रेशन भी आएगा आगे, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हम पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मोटिवेशन बिहाइंड डेटा माइनिंग। मोटिवेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारी लाइफ में डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा क्या है, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे बिजनेस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूट करता है, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। और ये जो मोटिवेशन की डेफिनेशन है ना वो खाली इसी यूनिट में है, इसी टॉपिक में है। कहीं और क्या होगा कि एक्शन करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को एक्शन में लेके आने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेटा माइनिंग में क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला मार्केट एनालिसिस होता है। मोटिवेशन क्या होता है, मार्केट एनालाइज करना, कि हमें पता चल जाएगा कि कैसे लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद आती है, कस्टमर का टेस्ट क्या है। ज्योग्राफी क्या है कि कहाँ कहाँ पे कितने लोगों ने जो है हमारी वेबसाइट को विजिट किया या फिर हमारे प्रोडक्ट को खरीदा। प्लेस क्या थी, जेंडर क्या था, एंड एक्सेट्रा। फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, जो पुराना डेटा है और जो नया डेटा है उसको कंपेयर किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है क्या ये केस कहीं पे आया। अगर केस कहीं पे आया है तो भैया ये फ्रॉड है, अगर नहीं आया तो हो सकता है कि फ्रॉड ना हो लेकिन फिर भी लगा दिया जाता है मे बी। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को आप लिख सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड को लिख सकते हो, कंप्यूटर इंट्रूशन को लिख सकते हो। तो कई बार आप गूगल पे अगर सर्च करोगे तो आपको इनके प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मेजर प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बनाया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बनाया जाता है। तो उसके अंदर जो मशीन होती है ना उसको लर्न करवाया जाता है, ठीक है। पुराना डेटा जो है वो दिया जाता है, उसके बिहाफ पे जो है वो लर्न करता है और उसके बाद डिटेक्शन जो है स्टार्ट करता है। कस्टमर रिटेंशन की मेंटेन, कस्टमर्स जो है हम किस हिसाब से मेंटेन कर पा रहे हैं कस्टमर्स को। प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब कि जैसे मान के चलिए कि आपने पिछला जो बैच था उसके अंदर फूड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइमर लगाया था, अब वो डेटा सेव हो गया। अब डेटा सेव होने के बाद जो है अगर आपको फ्यूचर के अंदर यूज़ करना है उसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से, तो वो भी आप कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर फ़ायदा करता है, लाइट डिटेक्शन सिस्टम के अंदर करता है, फाइनेंशियल ब्रेकिंग के अंदर यूज़ करता है। फाइनेंशियल ब्रेकिंग मतलब कि मान के चलिए कोई बंदा लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स ट्रू हैं, फॉल्स हैं, किसी से सिमिलर तो नहीं है, ये चीज़ भी फाइनेंशियल ब्रेकिंग क्यों फाइनेंशियल ब्रेकिंग के अंदर होती है। कैसे कंपेयर करेंगे, तो मान के चलिए कि रॉ डेटा एक बैंक के पास है, उसमें से डेटा माइन करके उन्होंने साफ डेटा जो है अपने पास रखा हुआ है। मान के चलिए वो बंदा जो है अपनी मार्कशीट लेके गया उस बैंक
बैंक में कि लोन दे दो मेरे को, एजुकेशन लोन दे दो, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि मार्कशीट का नंबर जैसे डाला और वो किसी और के नाम से मैच कर गया, तो मतलब कि वो डॉक्यूमेंट तो फेक है ना। तो इसलिए ये फाइनेंशियल ब्रेकिंग है, उसके अंदर हेल्प करता है। CRM कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करता है, एजुकेशन के अंदर हेल्प करता है, और उसके अलावा जो हेल्थ केयर है उसके अंदर हमें मोटिवेट करता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा प्रोसेसिंग, और यहाँ से जो हमारी डेटा माइनिंग है मेनली जो स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो डेटा है उसे कलेक्ट किया जाता है, जिससे वो ट्रांसलेट किया जा सके या फिर कन्वर्ट किया जा सके यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। जो रॉ डेटा होता है उसे कलेक्ट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर प्रेजेंट किया जाता है। फिर इससे बताते हैं, सबसे पहले रॉ डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद फिल्टर किया जाएगा, फिर उसके बाद सॉर्ट किया जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग इवन और जैसे भी करना है, फिर उसके बाद प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसके बाद एनालाइज किया जाएगा कि कोई गलती तो नहीं रह गई है, स्क्रबिंग की नीड तो नहीं है, फिर उसके बाद स्टोर किया जाएगा और उसके बाद ग्राफ के तौर पे आप कह सकते हो कि दिखा दिया जाएगा। कैन बी डन ऑटोमेटिकली और मैनुअली, ये ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है, फिर मैनुअली भी किया जा सकता है। प्रोसेसिंग डिपेंड्स ऑन, किन किन चीज़ों पे प्रोसेसिंग जो है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ डेटा, कि डेटा कितना है, ठीक है। जितना ज़्यादा डेटा उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। कैपेसिटी और टेक ऑफ सिस्टम, कैपेसिटी मतलब कि हमारा जो सिस्टम है उसकी, जैसे कि हम स्पेस की बात करें तो फ़ोन्स के अंदर जो स्पेस है वो 128 GB का होता है और 64 GB का होता है, 64 GB का होता है ना, तो एक कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता। तो वैसे हमारे एक सिस्टम की कैपेसिटी होती है, तो हमारे टेक्नोलॉजी सिस्टम्स की क्या कैपेसिटी है हमें पता होनी चाहिए। स्किल्स एंड टाइम, क्या क्या स्किल्स हमारे पास हैं और कितना टाइम हमारे पास है डेटा को एनालाइज करने के लिए, ये भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेजेस, की क्या क्या स्टेजेस जो हैं हमें देखनी पड़ती हैं डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। तो सबसे पहला है, हमारे 6 स्टेप होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला होता है डेटा कलेक्शन, दूसरा होता है डेटा प्रिपरेशन या फिर डेटा क्लीनिंग, तीसरा होता है डेटा इनपुट, फिर उसके बाद होता है डेटा प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा स्टोरेज, बस इसी के साथ हमारी खत्म। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा कलेक्शन क्या होता है। डेटा कलेक्शन होता है रॉ डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ह्यूज इंपैक्ट ऑन आउटपुट, मतलब कि जिस हिसाब से जो सोर्स है हमारा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने अभी देखा कि अगर हमें स्टूडेंट्स को टारगेट करना है और हम इंश्योरेंस वाले से डेटा ले रहे हैं, तो भैया आपको कैसे स्टूडेंट्स को टारगेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, सोर्स ही गलत है, राइट। अगर आपको स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना है तो फिर आप स्कूल या कॉलेज से डेटा लो, है ना। तो इसलिए क्या है कि रॉ डेटा जहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आउटपुट के ऊपर। जो रॉ डेटा होता है वो गैदर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है और एक्यूरेट सोर्स से किया जाता है, ठीक है। ये नहीं है कहीं से भी कर लिया बस कर लो। रॉ डेटा कैन इंक्लूड मॉनिटरी फिगर्स, जो रॉ डेटा होता है वो मॉनिटरी फिगर्स जो है उसको भी रख सकता है, मतलब कि आप डेटा खरीद भी सकते हो और कई सारी कंपनीज जो होती हैं वो डेटा को बेचती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा यहाँ पे। आपने कई बार सुना होगा कि किसी कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया, लिंक्डइन का डेटा ब्रीच हो गया। एक्चुअली में वो डेटा ब्रीच नहीं होता है, वो डेटा सेल होता है, ठीक है। वो एक्चुअली में कंपनी को बताना पड़ता है कि डेटा लीक हो गया है, क्योंकि अगर वो डेटा लीक में नहीं बताएंगे तो फिर कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, तो इसी वजह से ब्लैकमेल हो सकती है कंपनी। तो इसलिए मॉनिटरी फिगर्स हो सकते हैं, वेबसाइट की कुकीज़ हो सकती हैं रॉ डेटा के अंदर, उसके अंदर हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है, पासवर्ड्स होते हैं, क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस हो सकता है एंड एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए डेटा प्रिपरेशन या फिर क्लीनिंग देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर सॉर्टिंग या फिर फिल्टरिंग की जाती है रॉ डेटा की, रिमूव किया जाता है अननेसेसरी या फिर इनएक्यूरेट डेटा को। अननेसेसरी डेटा मतलब कि मान के चलिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम और नंबर चाहिए, लेकिन मुझे उसके साथ जेंडर भी मिल रहा है, मुझे उसके अंदर स्कूल का नाम भी मिल रहा है, मुझे उसके अंदर 10th की मार्कशीट भी मिल रही है, तो वो तो मेरी किसी काम की नहीं है ना, मुझे तो बस नाम और नंबर की ज़रूरत है ना। तो ये सारी जो है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हुई, या फिर इनएक्यूरेट हुई कि 10 डिजिट के नंबर होते हैं फ़ोन नंबर, लेकिन लोगों ने 8-8 डिजिट के डाल रखे हैं, 7-7 डिजिट के डाल रखे, तो वो तो इनएक्यूरेट हुआ ना। तो इस हिसाब से चेक फॉर एरर्स, डुप्लीकेशन एंड मिसकैलकुलेशंस और मिसयूजिंग डेटा, मिसिंग डेटा। तो ये चेक किया जाता है, एरर कोई तो नहीं है, डुप्लीकेशन तो नहीं है, मिसकैलकुलेशन तो नहीं है, मिसिंग डेटा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है हमारा डेटा इनपुट। डेटा इनपुट के बाद के अंदर क्या किया जाता है कि जो डेटा है, रॉ डेटा है, उसे कन्वर्ट किया जाता है मशीन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर। फीड दिस डेटा इन प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे फीड कर दिया जाता है प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, सेव कर दिया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, मे वेरी अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ डेटा बीइंग प्रोसेस्ड, डेटा लेक्स, ऑनलाइन डेटाबेस एंड एक्सेट्रा। मतलब कि जिस हिसाब से हमें डेटा चाहिए उस हिसाब से जो है हमारा डेटा प्रोसेस कर दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, या जैसे भी आपको चाहिए वैसे जो है हमारा डेटा सेव कर दिया जाता है।
फिर उसके बाद आता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर आउटपुट। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है उसे डिस्प्ले करवाना होता है इन द रीडेबल फॉर्मेट, जैसे कि ग्राफ हो गई, टेबल हो गई, फाइल हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, ये सारी चीज़ें। अब वीडियो और ऑडियो कैसे भैया, वीडियो और ऑडियो ऐसे कि आप वीडियो एडिटिंग करते होगे, फोटो एडिटिंग होती होगी, है ना, तो उसके अंदर भी जो हमारा डेटा है वो क्लीनिंग, एक तरीके से सारी चीज़ आप मैनुअली कर रहे हो, आप कर रहे हो, सारे डेटा माइनिंग का ही काम हो रहा है, लेकिन आप मैनुअली रहे हो। ओके। डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज के अंदर क्या होता है, क्विक एक्सेस एंड रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, जल्दी से एक्सेस कर लो और रिट्रीवल करो इन्फॉर्मेशन का। इफेक्टिव डेटा स्टोरेज इज नीडेड, और इसके लिए हमें जो है ज़्यादा तेज़ जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज चाहिए होती है, ठीक है। मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो मेथड थोड़े से हैं यहाँ पे। हमारे सबसे पहला मेथड है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो आप मैनुअली करोगे। ओके। ह्यूमन का इंटरविजन होगा और किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का जो है इंटरफेयर नहीं होगा। इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होंगे, जैसे डेटा कलेक्शन हो गया, फिल्टरिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, सारे के सारे ह्यूमन करेगा। ओके। मैकेनिकल के अंदर क्या होता है, इंक्लूड सिंपल डिवाइसेस। इसके अंदर सिंपल डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर ले लिया आपने, टाइपराइटर ले लिया, प्रिंटिंग प्रेस ले ली। इसके अंदर ह्यूमन के जो एरर होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो डेटा होता है वो करता ह्यूमन ही है, और इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट जो डेटा होता है वो आता है। ओके। चलिए, फिर उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ह्यूमन का इंटरविजन नहीं होता है ज़्यादा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स जो होते हैं वही करते हैं काम को, और एक्सटेंसिवली फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ओके। हाई रिलायबल एंड एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट, हाई रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है, और एक्यूरेसी जो होती है उसकी अच्छी होती है। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 7 टाइप्स हैं। सबसे पहला है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, प्रोसेस किया जाता है बैच के अंदर, जैसे कि पेरोल सिस्टम्स होते हैं। फिर उसके बाद सिंगल यूज़र प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग, इसके अंदर क्या होता है, डन बाय सिंगल पर्सन फॉर पर्सनल यूज़, ये पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है, जैसे स्मॉल ऑफिस के अंदर हो गया। मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग होते हैं ये। इसके अंदर क्या होता है कि स्टोर एंड प्रोसेस मोर देन वन प्रोग्राम इन सीपीयू, एक या एक से ज़्यादा जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर जो है स्टोर किए जाते हैं। डेटा जो है तोड़ा जाता है फ्रेम्स और प्रोसेस किया जाता है, ऑल्सो नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग, और आप इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कह सकते हो। एग्जाम्पल है वेदर फोरकास्टिंग। फिर उसके बाद हमारा चौथा जो है टाइप आता है वो है रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग को आप डायरेक्ट मोड भी कह सकते हो। इसके अंदर जो यूज़र है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के अंदर होता है कंप्यूटर सिस्टम से। फॉर एग्जांपल एटीएम के अंदर क्या होता है, दिस मेथड इज़ फॉर वन टास्क ओनली, और ये जो रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है ये खाली एक टाइम पे एक ही टास्क करने के लिए बनी हुई होती है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, एंट्री एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा डायरेक्टली, एंट्री और जो एग्जीक्यूशन होता है डेटा का वो डायरेक्टली होता है। डजंट स्टोर फर्स्ट एंड देन प्रोसेस, इसके अंदर कोई भी ये नहीं होता कि पहले स्टोर करो फिर उसके बाद प्रोसेस करो, नहीं, इधर डेटा आया इधर से डेटा डालो, उधर से आप अपना सॉल्यूशन निकालो। ओके। डेवलप्ड टू रिड्यूस डेटा एंट्री एरर्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डेटा एंट्री का जो एरर है वो रिड्यूस हो जाता है। अब डेटा एंट्री का एरर कैसे रिड्यूस हो जाता है, डेटा एंट्री जॉब्स निकलती है जिसके अंदर एक्सेल के अंदर हमें डेटा को एंटर करना पड़ता है मैनुअली। अब अगर हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, डायरेक्ट इधर से डेटा डाली, फाइल डाली, चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड हो स्ट्रक्चर्ड हो, इधर से फाइल डाली उधर से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, यही तो चाहिए, तो इसे बोलते हैं हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल बारकोड स्कैनिंग, बारकोड हमें ज़्यादा अच्छे से तो पता नहीं होता है, उसके अंदर ज़्यादा डेफिनेशन भी होती है, फिर भी उसके अंदर हमें सारा डेटा मिल जाता है। ओके। चलिए, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग आता है हमारा है छठा, जिसके अंदर है टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि सेवरल यूजर्स शेयर रिसोर्सेज ऑफ एन ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि आरडीपी होती है ना, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। एक जो यूज़र होता है वो रिमोट पे कहीं और कोई पीसी रखा हुआ है उसे एक्सेस कर रहा होता है अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि कई सारी रिसोर्सेज जो है एक ही यूज़र वो यूज़ कर सकता है अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स की, और इसके अंदर जो है रिजल्ट जो है वो हमें जल्दी मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस मिल जाती है। 10-15 कंप्यूटर आपने एक ही जगह लगा रखे हैं, एक ही सिस्टम के अंदर एक तरीके से इंस्टॉल्ड हुए वो, तो जल्दी काम निबट जाएगा। ठीक है। ऑल यूज़र्स हैव एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, जो हर एक यूज़र होता है उसके आसपास इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम उसे मिलता है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन विद रनिंग प्रोग्राम्स, पॉसिबिलिटी होती है कि जो आप प्रोग्राम रन कर रहे हो उसके बीच में कभी इंटरेक्ट हो जाए, प्रोग्राम्स का इंट्रैक्शन हो जाए। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, वेरियस कंप्यूटर्स रिमेन इंटरकनेक्टेड विद सिंगल होस्ट कंप्यूटर मेकिंग अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि जैसे कि हम लैन में या वैन में कनेक्टेड होते हैं ना, कि एक ही टोपोलॉजी में कनेक्टेड हैं, कई सारे कंप्यूटर का होस्ट एक है, जैसे एक सर्वर हो गया, एक ही सर्वर से कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर कि एक कंप्यूटर होगा, एक होस्ट कंप्यूटर होगा, और बाकी सारे जो है इंटरकनेक्टेड होंगे। सेंटर कंप्यूटर जो है वो मास्टर
मास्टर डेटाबेस जो है वो रखेगा और मॉनिटर करेगा अकॉर्डिंगली, जैसे कि हम आज के टाइम पे देखते भी हैं कि जो हमारे सर्वर्स हैं वो यही काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले है डेटा प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल क्या है कि स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या ग्राफ बनाने के अंदर काम होता है, ठीक है। ग्राफ के अंदर क्या होता है, रियल टाइम होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, राइट, कि इधर से हमारे पास डेटा आता है, स्टॉक के प्राइस इधर ऊपर नीचे होते हैं और तुरंत जो ग्राफ होता है उसके अंदर भी हमें डेटा जो है वो ऐसे ही शो होने लगता है। ई कॉमर्स कंपनी जैसे प्रोसेसिंग हिस्ट्री जो है वो प्रोसेस करना। सेल्फ ड्राइविंग कार्स की रियल टाइम डेटा जो है उसको रीड करना कि अभी यहाँ से बाइक गई है, अब मुझे ब्रेक लगाना है या फिर और ज़्यादा एक्सेलरेट करना है, क्या करना है। डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एपसाइट्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। इस वीडियो को कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं फटाफट से डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर रेफर्स टू क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, इंटीग्रेशन डेटा ऑफ एनालिसिस, मतलब कि जब हम डेटा को एनालाइज करने वाले होते हैं उससे पहले, प्रोसेसिंग से पहले क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेसिंग से पहले होने वाले कार्य, तो ये वही है कि यहाँ पे हम क्लीनिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जिससे हमारा जो एनालिसिस है वो डेटा का हो पाए। तो फिर उसके बाद आते हैं हमारे स्टेप्स, और अगर हम स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे आप स्टेप्स इजीली याद कर सकते हो इस एक छोटे से कीवर्ड से, सिट रेडी नो, ओके। सी का मतलब क्या है, क्लीनिंग। आई का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। टी का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। रेडी नो जो है यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है रेडी नो का, ये एक साथ हैं, ये डायनो एक मतलब डी आई एक साथ है और एन ओ एक साथ हैं, ठीक है। रेडिनो इस तरीके से बना। आर ई का मतलब क्या है, आर ई का मतलब है रिडक्शन, और डायनो का मतलब क्या है, डिस्क्रिटाइजेशन, और नो का मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो इन स्टेप्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा क्लीनिंग से। डेटा क्लीनिंग हम पीछे भी देख सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें अंदर हम चेक करते हैं। अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक कौन कौन सी यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला है इम्प्यूटेशन यूज़ करते हैं, रिमूवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है हमारा डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा को इनटू वन यूनिफाइड का मतलब कि एक, ठीक है। यूनि का मतलब होता है एक डेटा सेट के अंदर, मतलब कि मान के चलो कि कई सारी नदियां हैं और कई सारी नदियों का पानी एक साथ जो है समुद्र के अंदर जा रहा है, तो आप उसे डेटा इंटीग्रेशन बोल सकते हो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है कि कन्वर्ट करता है सुटेबल फॉर्मेट के अंदर डेटा को फॉर एनालिसिस। मान के चलो कि हमारा जो डेटा है वो है एक्सेल फॉर्म में, ठीक है, एक्सेल के अंदर है, लेकिन हमें जो डेटा रीड करवाना है वो पीडीएफ की फॉर्म में करवाना है, तो फिर उसके अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो वो हम करते हैं, उसे हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। डेटा रिडक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास डेटा जो होता है वो लार्ज स्टोरेज में होता है और जब हम उस डेटा को कंप्रेस करते हैं, कंडेंस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं तो बिना क्वालिटी को खोए, तो उसे हम डेटा रिडक्शन कहते हैं। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन क्या होता है कि जो कंटिन्यूस डेटा होता है ना उसको डिवाइड कर देते हैं डिस्क्रीट कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। डिस्क्रीट कैटेगरीज के अंदर मतलब कि अलग अलग टुकड़ों के अंदर, और इक्वल साइज़ के भी हो सकते हैं और अनइक्वल साइज़ के भी हो सकते हैं। और ये किस लिए किया जाता है, जिससे कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है उन्हें रन किया जा सके एफिशिएंटली, क्योंकि टुकड़ों में जो है वो जल्दी याद कर पाएंगे, लेकिन अगर हम पूरा का पूरा डेटा एक साथ थमा देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है डेटा नॉर्मलाइजेशन। डेटा नॉर्मलाइजेशन का काम क्या होता है, ये स्केल करता है डेटा को टू अ कॉमन रेंज, या तो 0 से 1 के बीच में या फिर -1 से 1 के बीच में। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो उसके अंदर कुल मिलाकर के 3 चीज़ें हैं, डेटा क्लीनिंग है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा रिडक्शन है। डेटा क्लीनिंग की बात करें तो अगर मिसिंग डेटा होगा तो फिर इग्नोर करेंगे टपल को, और या फिर फाइंड करेंगे मिसिंग वैल्यू को। फाइंड कैसे करेंगे जी, इग्नोर तो हम कर देंगे, चलो इग्नोर कर दिया, फाइंड कैसे करेंगे मिसिंग वैल्यू को, हम मैनुअली करेंगे, ठीक है। हम पैटर्न को समझेंगे और उसके बाद मैनुअली जो है डेटा को एंटर कर देंगे। अगर हमें नॉइजी डेटा मिला, डेटा क्लीनिंग के अंदर नॉइजी डेटा भी आता है, तो नॉइजी डेटा के अंदर 3 मेथड्स होते हैं, बिनिंग मेथड, रिग्रेशन मेथड, क्लस्टरिंग मेथड, ओके, क्लस्टरिंग मेथड, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन आता है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन आता है, डिस्क्रिटाइजेशन आता है, कॉन्सेप्ट हिरार्की जनरेशन आता है। डेटा रिडक्शन की बात करें तो इसके अंदर डेटा क्यूब एग्रीगेशन आता है, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन आता है,
न्यूमरोसिटी सिलेक्शन आता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन आता है। तो इस तरीके से जो प्री प्रोसेसिंग है वो हमारी पूरी की पूरी होती है। 3 चीज़ें होती हैं प्री प्रोसेसिंग से पहले, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, रिडक्शन। और ये जो क्लीनिंग होती है इसके अंदर क्या क्या होता है यहाँ पे लिख दिया, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे लिख दिया, और रिडक्शन के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे लिख दिया। ये एजुकेशन जैसा लग रहा है ना, चलो रिडक्शन बना दिया पूरा। चलो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डेटा क्लीनिंग। अब हम डेटा क्लीनिंग को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये हमें हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। दोस्तों आप जो है ना एक कॉपी पेन लेके बैठना, सो दैट अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगे तो आप या तो उसे लिख लेना, या फिर नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा सकते हो तो प्रिंट करवा लेना, और अंडरलाइन करते हुए चलना, सो दैट जब एग्जाम्स आएँ तो आपको रिवाइज करने में जो है आसानी हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करता है प्रॉब्लम को ऑफ डेटा क्वालिटी। फिक्स और रिमूव इनकरेक्ट, करप्टेड, इनकरेक्ट फॉर्मेटेड, डुप्लीकेट, इनकरेक्ट डेटा विद इन अ डेटा सेट। मतलब कि फिक्स करता है, या तो सही करेगा या फिर उड़ा देगा डेटा को जो कि इनकरेक्ट होगा, करप्टेड होगा। करप्टेड का मतलब होता है कि वायरस लग गया फाइल के अंदर, ठीक है, वो सही से काम नहीं कर रही है। इनकरेक्ट फॉर्मेटेड, इनकरेक्ट फॉर्मेटेड मतलब कि मान के चलिए आपकी .pdf फाइल है, लेकिन .pdf के बाद आपने एक सेमीकोलन लगा दिया तो वो आपका फॉर्मेट गलत हो गया। डुप्लीकेट डेटा या फिर इनकम्प्लीट डेटा जो होगा उसे ये रिमूव कर देगा या फिर फिक्स कर देगा। रिड्यूसेस एरर एंड इम्प्रूव डेटा क्वालिटी, ये रिड्यूस करता है एरर को और इम्प्रूव करता है डेटा क्वालिटी को। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा स्टेप्स टू क्लीन डेटा और डेटा क्लीनिंग, कि किस तरीके से हम डेटा को जो है क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिमूव डुप्लीकेट और इररेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस। जो डुप्लीकेट डेटा है या फिर इररेलेवेंट, जो ज़रूरत की नहीं है, काम की चीज़ें नहीं है, ऑब्जर्वेशंस नहीं है काम की, उन्हें हटा दो। फिक्स करो स्ट्रक्चरल एरर्स को, जो स्ट्रक्चरल एरर्स हैं कि नाम इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, नंबर उधर भाग रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ठीक करो। फिल्टर करो अनवांटेड आउटलायर्स को, कि जो जो चीज़ें नहीं है उन्हें फिल्टर कर दो, चाहिए ही नहीं। ठीक है, हैंडल मिसिंग डेटा, जो मिसिंग डेटा है उसे हैंडल करो। हैंडल का मतलब क्या है, या तो इग्नोर कर दो या फिर फिल करो मैनुअली, या फिर नल वैल्यू जो है उसे एंटर कर सकते हो। वैलिडेट करो और क्वेश्चन आंसर करो। वैलिडेट का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर का मतलब क्या हुआ, डज इट मेक सेंस, जो डेटा आप बनाए क्या वो सेंस करता है, क्या वो वैलिड होगा। ठीक है, डेटा फॉलो अप्रोप्रिएट रूल्स फॉर फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो मैंने नाम की फील्ड दे दी और वहाँ पे अपना नंबर डाल रहे हो, क्या ये वैलिड है, नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि आप अप्रोप्रिएट रूल्स जो है वो फॉलो करो। कैन फाइंड ट्रेंड्स, जो हमारा डेटा है वो ट्रेंड्स फाइंड आउट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। इज दैट डेटा क्वालिटी इशू, अगर बाई चांस ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो क्या उसके अंदर डेटा क्वालिटी का इशू तो नहीं है। अगर डेटा क्वालिटी का इशू हुआ तो हम अपने सोर्स को चेक करेंगे, राइट, और सोर्स को फिर वेरीफाई करेंगे, फिर वहाँ से डेटा जो आएगा उसको हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक आता है जो है मेथड्स ऑफ डेटा क्लीनिंग। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो 2021 से 22 के पेपर में 10 नंबर में आया हुआ है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों प्लीज़ जो है क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर का वो भी आप ज़रूर देख लेना, उसका भी जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक डाउनलोड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करते ही इसे डाउनलोड कर लेना अब उस क्वेश्चन पेपर को। चलिए देखते हैं कि इग्नोर टपल्स किस तरीके, मेथड्स ऑफ डेटा क्लीनिंग, क्या क्या मेथड होते हैं डेटा क्लीनिंग के। तो सबसे पहला होता है इग्नोर टपल्स। इग्नोर टपल्स का मतलब क्या होता है, नॉट फिजिबल मेथड, फिजिबल मेथड नहीं है, अच्छा मेथड नहीं है, एफिशिएंट मेथड बिल्कुल भी नहीं है। कम्स टू यूज व्हेन टपल हैज मिसिंग वैल्यूज, और ये कब यूज करते हैं, जब टपल के अंदर मिसिंग वैल्यूज होती हैं और उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। फाइल मिसिंग वैल्यू, फिल मिसिंग वैल्यू, सॉरी फाइल नहीं, फिल मिसिंग वैल्यू। फिल मिसिंग वैल्यू के अंदर क्या होता है कि ये भी इफेक्टिव और फिजिबल मेथड नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और इसके अंदर हमें फिल करनी पड़ती है वैल्यूज मैनुअली। बाइंडिंग मेथड आता है। बाइंडिंग मेथड के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसके अंदर सॉर्ट कर देते हैं डेटा को और डिवाइड कर देते हैं सेवरल इक्वल सेगमेंट्स में, बस सिंपल सी बात है। जैसे कि मर्ज सॉर्ट के अंदर होता था ना कि 10 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, डिवाइड बाय 2, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, या तो दो दो के 5 हिस्से बना दिए या फिर 5 के 2 हिस्से बना दिए, राइट। तो इस तरीके से जो बाइंडिंग मेथड है वो काम करता है। रिग्रेशन मेथड, रिग्रेशन मेथड क्या होता है, मेक डेटा स्मूथ, हमारे डेटा को ज़्यादा स्मूथ बनाता है। अब स्मूथ बनाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, स्मूथ बनाने से फ़र्क ये पड़ेगा कि जैसे आप उसको मशीन के अंदर डालोगे डेटा को, तो जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। ये नहीं है कि डेटा को रेंडर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, डेटा को रेंडर होने में टाइम नहीं लगेगा, वो डेटा जो है जल्दी रेंडर हो जाएगा। कैन बी लीनियर और मल्टीपल, ये लीनियर या फिर मल्टीपल हो सकता है। लीनियर रेग्रेशन जो होता है उसके अंदर खाली और खाली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, वैल्यू नहीं होती। वैल्यू यहाँ से आप वैल्यू यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ पे मैं आई भी लिख देता हूँ, ठीक है।
तो 1 इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, और जो मल्टीपल होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। क्लस्टरिंग की बात करते हैं तो क्लस्टरिंग जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि ऑपरेट करता है ग्रुप के अंदर, ग्रुप डेटा इनटू क्लस्टर, और जो ग्रुप का डेटा होता है इसे क्लस्टर के अंदर बना देता है। आउटलायर्स आर डिटेक्टेड, आउटलायर्स जो होते हैं उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। सिमिलर वैल्यूज अरेंज्ड इनटू अ ग्रुप और क्लस्टर, जो सिमिलर वैल्यूज होती हैं उन्हें या तो एक अरेंज कर देता है एक ग्रुप के अंदर या फिर एक क्लस्टर के अंदर। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो किस तरीके से प्रोसेस रन होता है डेटा क्लीनिंग का, तो उसके अंदर सबसे पहले मॉनिटर एरर्स, जो एरर्स हैं उन्हें फाइंड आउट किया जाता है। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज किया जाता है माइनिंग प्रोसेस को। माइनिंग प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि इंसर्शन पॉइंट और डुप्लीकेसी जो है उसको कम किया जाता है, रिडंडेंसी जो होती है उसे हटाया जाता है। इंसर्शन पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर बाई चांस मान के चलो कि आपका एक क्लासरूम है और 10 जगह से एंट्री हो रही है, तो जो टीचर है वो तो परेशान हो जाएगा, कभी लेफ्ट वाले गेट से बच्चा आ रहा है, कभी पीछे वाले गेट से आ रहा है, कभी राइट वाले से आ रहा है, कभी सामने वाले से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो इंसर्शन पॉइंट होना चाहिए वो एक होना चाहिए। इसी वजह से जो क्लासरूम्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम मिनिमम एक गेट होता है या फिर मैक्सिमम 2 गेट्स होते हैं, सो दैट जो बच्चा है वो आराम से आ सके, ठीक है। इंसर्शन पॉइंट जो है वो ईजी टू कनेक्ट हो डेटाबेस से या फिर हमारे सॉफ्टवेयर से। वैलिडेट डेटा एक्यूरेसी, वैलिडेट डेटा एक्यूरेसी का है कि जो हमारा डेटा है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, इसे वैलिडेट करो, क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है। स्क्रब फॉर डुप्लीकेट डेटा, स्क्रब करो, अगर जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था कि गाड़ी गंदी हो गई है तो स्क्रब करते हैं ना, साफ सफाई करते हैं, तो वैसे अगर डुप्लीकेट डेटा हो गया है तो स्क्रब करो। स्क्रब कैसे करेंगे, इरेजिंग टूल्स की मदद से करेंगे। फिर उसके बाद है रिसर्च ऑन डेटा, रिसर्च करो डेटा के ऊपर कि डेटा जो है कंप्लीटनेस कितनी है, मतलब डेटा जो है वो हमारा कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा काम करने लायक है। एक्यूरेसी क्या है, रिलायबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना उस डेटा के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए। अगर बाई चांस हमने ऐसे ही देख के जो है भरोसा करके डेटा के ऊपर कोई डिसीजन ले लिया और कंपनी डूब गई तो क्या होगा, दिवालिया हो जाओगे, है ना। तो इसलिए जो डेटा है उसके ऊपर उतना ही भरोसा करो कि जो आपके डिसीजंस हैं वो ज़्यादा इंपैक्ट ना डालें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या फिर आप खुद ही कुछ ना कुछ डेटा जो है ऐसे इकट्ठा करिए, एनालाइज कीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फर्क ना पड़े। कम्युनिकेट विद द टीम, और कम्युनिकेट करो टीम के साथ कि क्या डेटा के अंदर सीन चल रहा है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है नॉइजी डेटा। नॉइजी डेटा जो होता है बहुत ज़्यादा इजी है समझने के लिए, बहुत ज़्यादा इजी यूनिट थी वैसे अब तक तो, और आगे भी बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है। और दोस्तों इसके अंदर क्या है कि नॉइजी डेटा के अंदर क्या होता है कि मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन होती है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, मतलब ही नहीं होता, इसे आप ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकते, यूजफुल इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकते। मान के चलो कि आप एक बारात में हो और बारात में पीछे से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, ठीक है। इतने में आपका दोस्त का फ़ोन आता है, भाई कल का पेपर है, ठीक है। अब आपकी जो आवाज़ है, अब आप तो ये कह रहे हो भाई क्या क्या पढ़ लिया, अब उसे समझ में आ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि जो नेटवर्क है उसके साथ क्या जा रही है, नॉइज़ जा रही है, राइट, नॉइज़ जा रही है। आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो डेटा इन्फॉर्मेशन है, आप इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो भाई कितना पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, नॉइज़ भी जा रही है, जिसकी वजह से नॉइज़ और इन्फॉर्मेशन मिल गए और सामने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है। इसके अंदर करप्ट डेटा भी हो सकता है, इंक्लूडेड होता है इसके अंदर करप्ट डेटा भी। एनी डेटा दैट अ यूजर सिस्टम कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट करेक्टली, मतलब कि मान के चलो कि आपने इंस्टॉल किया है जावा का कंपाइलर और आप रन कर रहे हो उसके अंदर पाइथन, क्या सिस्टम जो है समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो बस वो भी उसके लिए नॉइजी डेटा हुआ, ठीक है। जब आप कोई भी भाषा अगर बाई चांस आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, और मैं आपके सामने कोई बंदा ला के खड़ा कर दूं जो टर्किश बोल रहा है, ठीक है, तो क्या आपको टर्किश समझ में आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। जापानीज समझ में आएगी, नहीं आएगी। चाइनीज समझ में आएगी, नहीं आएगी। तो आपके लिए क्या है, वो नॉइजी डेटा है जो आपके किसी काम का ही नहीं है, ठीक है, आप उसे इंटरप्रेट कर नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हो, ओके। करप्टेड, डिस्टॉर्टेड और हैज़ टू लो सिग्नल टू नॉइज रेडियो, मतलब कि करप्टेड हो सकता है, डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं। डिस्टॉर्टेड मतलब कि टूटा फूटा, कि कभी कभी ऐसा होता है ना, नेटवर्क इशू होता है, किसी ने बोला हेलो तो आपको सुनाई देता है ओ, है ना, सिर्फ और सिर्फ बीच के जो पार्ट होते हैं वो उड़ जाते हैं और बस फर्स्ट और लास्ट सुनाई दे गया, बीच का कुछ सुनाई दे गया, तो वो डिस्टॉर्शन होता है, नेटवर्क का डिस्टॉर्शन होता है। मैं नेटवर्क का एग्जांपल ले रहा हूँ, डेटा के अंदर भी ऐसा होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पेन ड्राइव के अंदर गाना डाला और वो गाना थोड़ा सा 2 मिनट का चल रहा है, 5 मिनट का गाना है, वो 2 मिनट का शुरुआत में चल रहा है, 2 मिनट का एंड में चल रहा है, बीच का जो है 1 मिनट वो खा गया, तो वो डिस्टॉर्शन हुआ, ठीक है। लो सिग्नल टू नॉइस रेडियो, लो सिग्नल मतलब कि अगर सिग्नल कम होंगे तब भी नॉइज जो है वो जाती है। डेटा इज इक्वल्स टू ट्रू सिग्नल प्लस नॉइज, जो डेटा है वो क्या है, ट्रू सिग्नल मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है प्लस नॉइज, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड अफेक्ट डेटा माइनिंग एनालिटिक्स।
मतलब कि जो हमारा अगर जितना ज़्यादा नॉइज़ होगी उतना ज़्यादा हमारा जो स्टोरेज स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा, और जो डेटा माइनिंग का एनालिसिस होगा उसको इतना ही ज़्यादा ही अफेक्ट करेगा, उतना ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट बनाएगा। ठीक है, कॉज्ड बाय हार्डवेयर फेलियर से कैसे कैसे हो सकता है, नॉइज़ कैसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहला हार्डवेयर फेलियर्स की वजह से हो सकती है, प्रोग्रामिंग एरर्स की वजह से हो सकती है, गिबरिश इनपुट की वजह से होती है। गिबरिश इनपुट क्या होता है, मान के चलो मैंने आपसे मांगे नंबर, लेकिन आप मेरे को दे रहे हो नाम, कैरेक्टर दे रहे हो, कैरेक्टर एंटर कर रहे हो। मैंने आपसे कैरेक्टर मांगे और आप एंटर कर रहे हो नंबर। तो अब जो प्रोग्राम मैंने नंबर के लिए बनाया है, आप कैरेक्टर एंटर कर रहे हो, क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो वो गिबरिश इनपुट हो गया। या फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, उनका कुछ मतलब होता है लिखने का? नहीं होता। तो वो भी एक गिबरिश इनपुट हो गया। गिबरिश का मतलब आप कह सकते हो गार्बेज इनपुट। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स हो सकती हैं, या फिर इंडस्ट्री एब्रीवेशंस जैसे कि मैं बहुत सारी एब्रीवेशंस यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एंटरप्रेन्योरशिप लिखना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैंने ENTRE लिख दिया। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने ये छोटा सा सिंबल लगा दिया, ये समझने के लिए मैंने एब्रीवेशन लिखी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये भी एक नॉइजी डेटा है। एंड स्लैंग क्या होते हैं कि जो हम ताने मारना हो गया। ठीक है, तो उसे हम स्लैंग कह सकते हैं। अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम हैज़ 2 मेन सोर्सेज। जो अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी दो मेन सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले होता है इम्प्लिसिट एरर, जो कि मेजरमेंट टूल्स या फिर सेंसर्स की वजह से आता है। दूसरा होता है रैंडम एरर्स, जो कि बैच प्रोसेसिंग या फिर डेटा गैदरिंग के टाइम पे आता है बिकॉज ऑफ एक्सपर्ट्स। टाइप्स की बात करते हैं तो नॉइज़ के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है क्लास नॉइज़ और दूसरा होता है एट्रीब्यूट नॉइज़। क्लास नॉइज़ को आप लेबल नॉइज़ भी कह सकते हो, और ये इनकरेक्ट लेबल्ड होता है। मतलब कि मान के चलो कि आपने ऑडियो को वीडियो बोल दिया, ठीक है, ये इनकरेक्ट लेबल्ड हो गया, वो भी नॉइज़ बन गई। एट्रीब्यूट नॉइज़ के अंदर क्या होता है, करप्शन इन वैल्यू और ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपके पास जो भी डेटा है उसके अंदर अगर एक से या ज़्यादा के अंदर करप्शन है, मतलब कि सही से काम नहीं कर रही है, तो उसे आप नॉइज़ बोलते हो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन क्या होता है, कंप्रेस साइज ऑफ डेटा विद ओरिजिनल डेटा क्वालिटी। कि मतलब कि जो डेटा की क्वालिटी होती है वो ओरिजिनल रहती है, लेकिन जो डेटा होता है वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि WinRAR एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया जाता है डेटा को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास 64 GB का मोबाइल है। ठीक है, उसके अंदर आपने अपने फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ डाल रखे हैं, एंड उसका जो टोटल स्पेस अब बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो अब 10 GB बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब आपको एक वेब सीरीज़ देखनी है जो कि है 15 GB की। तो अब आप क्या करोगे, अब आप उसे वेब सीरीज़ को जो है अब आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उसे कंप्रेस कर लेते हो तो क्वालिटी तो वही रहेगी। ठीक है, क्वालिटी वही रहेगी, लेकिन जो डेटा है, जो साइज़ है उसका, वो अब 10 GB तक हो सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं डेटा रिडक्शन। ओके जी, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि हमारा जो डेटा की क्वालिटी होती है वो हम लूज़ नहीं करते हैं, और जो हमारा डेटा का साइज़ होता है वो कम हो जाता है। रिड्यूस साइज ऑफ डेटा वाइल प्रिजर्विंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इसके अंदर क्या होता है, डेटा सेट का जो साइज़ है वो कम कर देता है, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसे प्रिजर्व रखता है। डेटा सेट में कंटेन इररेलेवेंट और रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। जो डेटा सेट होता है, जो भी आप डेटा कंप्रेस कर रहे हो या फिर रिडक्ट कर रहे हो, उसके अंदर इररेलेवेंट डेटा या फिर रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी वो डेटा प्रोसेसिंग के बाद का मेथड है ना। तो डेटा प्रोसेसिंग के बाद अगर कोई इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बची है या फिर रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन बची है तो वो भी कंप्रेस हो जाएगी। वो ये भेदभाव नहीं करता, इसे जो मिला ये उस पर काम कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम टेक्निक्स की बात करते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 टेक्निक्स हैं। सबसे पहला है डेटा सैम्पलिंग, डायमेंशनली रिडक्शन। फिर उसके बाद है डेटा कंप्रेशन, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, फीचर सेलेक्शन। तो डेटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि मान के चलो एक डेटा है, डेटा में से आपने एक सैंपल निकाला और उसके ऊपर सारे के सारे टेस्ट जो है आपने कर डाले, पूरे के पूरे डेटा सेट के ऊपर नहीं किए, एक सैंपल के ऊपर किए, तो डेटा सैम्पलिंग हो गई। डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि कुछ फीचर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ फीचर्स और कंबाइन मल्टीपल फीचर्स इनटू वन, कई सारे फीचर्स को एक फीचर के अंदर जो है मिला दिया जाता है। डेटा कंप्रेशन के अंदर 2 टाइप के होते हैं, लूजी कंप्रेशन हो सकता है, फिर लूजलेस कंप्रेशन हो सकता है। लूजी कंप्रेशन के अंदर हम कुछ ना कुछ क्वालिटी जो है वो लूज कर देते हैं, खो देते हैं, या फिर लूजलेस के अंदर क्या है, हम बिल्कुल भी क्वालिटी जो है नहीं खोते हैं। आप दोनों में एक डिफरेंस आता है, या फिर आपसे पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। आपको पता होना चाहिए कि लूजी के अंदर जो क्या होता है कि कंप्यूटेशनल कम लगती है, पावर कम लगती है, लेकिन लूजलेस के अंदर पावर ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कंटिन्यूस डेटा को डिस्क्रीट डेटा के अंदर क्या कर दो, पार्टीशन कर दो। फीचर सेलेक्शन की बात करते हैं तो सेलेक्ट सबसेट ऑफ फीचर्स फ्रॉम डेटा सेट, सेलेक्ट करता है सबसेट ऑफ फीचर्स फ्रॉम डेटा सेट। ठीक है,
कि मान के चलो कि एक हमने डेटा सेट है, उसके जो फीचर्स होंगे उसके सबसेट को ये उठा लेगा, ठीक है, और उसको ही आगे बढ़ाएगा। द मोर डेटा इज रिड्यूस द लेस एक्यूरेट द मॉडल विल बी, मतलब कि जितना ज़्यादा आप डेटा को रिड्यूस करोगे उतना ज़्यादा ही एक्यूरेसी जो है उसकी अफेक्ट हो जाएगी, उतनी ही कम एक्यूरेसी होगी। अगर मेथड्स की बात करें कि किस किस मेथड्स जो हम डेटा रिडक्शन कर सकते हैं, तो सबसे पहला है डेटा क्यूब एग्रीगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि एग्रीगेट डेटा इन सिंपलर फॉर्म, डेटा को एग्रीगेट कर दो सिंपलर फॉर्म में, जैसे कि प्रोडक्ट्स हो गए, लोकेशन हो गई, स्टोर लोकेशन कह सकते हैं, डेट हो गई। प्रोडक्ट्स जैसे कि हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जीन्स सर्च करी तो जीन्स सर्च करते के साथ ही जीन्स वाली कैटेगरी में चले गए, या फिर टी शर्ट सर्च करी तो टी शर्ट की कैटेगरी में चले गए, राइट। फिर उसके बाद लोकेशन, स्टोर लोकेशन, मतलब कि मेरे एरिया नियर डोमिनोज बताइए नियर टू मी, तो तुरंत जो है ये डेटा क्यूब जो है एग्रीगेशन, वो जितने भी डोमिनोज मेरे आसपास होंगे वो सारे के सारे एक ही जगह पे एग्रीगेट करके दिखा देगा, ओके। डेट जैसे कि कह सकते हैं कि मुझे ये बताइए कि किस किस दिन जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, तो ये सारे के सारे डेटा को पहले इकट्ठा करेगा, गैदर करेगा, फिर उसके बाद प्रोसेस करेगा और उसके बाद एग्रीगेट करके मुझे दिखा देगा। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, जोड़ के दिखा देगा, कंबाइन करके दिखा देगा, ओके। की एलिमेंट्स की बात करें तो की एलिमेंट्स होते हैं डायमेंशन, एट्रीब्यूट, फैक्ट्स एंड मेजर्स। दोस्तों होप सो अभी तक तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना, सो दैट आपको जैसी कोई वीडियो आए ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ हमारी दूसरी टेक्निक होती है डायमेंशन टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, रिड्यूस किया जाता है डेटा का साइज बाय एलिमिनेटिंग आउटडेटेड और रिडंडेंट फीचर्स। जो रिडंडेंट या फिर आउटडेटेड फीचर्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। बाय कैसे हटाया जाता है, स्टेप वाइज फॉरवर्ड सेलेक्शन करके, स्टेप वाइज बैकवर्ड सेलेक्शन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम डेटा कंप्रेशन की बात करें तो हफमैन कोडिंग, एनकोडिंग या फिर रन लेंथ एनकोडिंग की मदद से जो है डेटा कंप्रेशन किया जाता है। दो टाइप का होता है, लूजलेस या फिर लूजी। लूजलेस के अंदर कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं होता है, लेकिन लूजी के अंदर हम क्वालिटी लूज करते हैं। न्यूमरोसिटी रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो डेटा होता है उसे रिप्लेस किया जाता है मैथमेटिकल मॉडल से, जिससे कि हम स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन कर सकें, ठीक है, छोटे से छोटी रिप्रेजेंटेशन जो है कर सकें। अगर हम नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स की बात करें न्यूमरोसिटी रिडक्शन के अंदर, तो क्लस्टरिंग होती है, हिस्टोग्राम होता है, सैम्पलिंग होती है। फिर आता है हमारा डिस्क्रिटाइजेशन या फिर कॉन्सेप्ट हिरार्की ऑपरेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि कंटिन्यूस डेटा को डिवाइड किया जाता है डिस्क्रीट डेटा के अंदर, तो वही यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने नहीं लिखी है डेफिनेशन। फिर उसके बाद क्या है कि इसके दो अप्रोचेज होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच हो सकती है, फिर बॉटम अप अप्रोच हो सकती है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें इसकी, तो एडवांटेजेस हैं ये डेटा रिडक्शन की। तो डेटा रिडक्शन की एडवांटेजेस हैं इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी मतलब कि रिडक्शन हो जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरप्रिटेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअली में क्या होता है कि कंपनीज जो होती है वो एविडेंस रखने के लिए जो है यूज़ कर सकती हैं इस डेटा को, क्योंकि ये छोटा होता है साइज़ में और एफिशिएंट होता है, ये परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो जो कंपनीज होती हैं इसको अच्छे से जो है स्टोर कर सकती हैं फॉर लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। जो डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉस हो सकती है इन्फॉर्मेशन की। अगर आपने लूजी यूज़ कर लिया, लूजी डेटा कंप्रेशन यूज़ कर लिया, तो भैया आप डेटा से थोड़ा बहुत हाथ धो बैठोगे। फिर उसके बाद है लेस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कम होती है और कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर या फिर जो स्टोरेज चाहिए होती है वो हाई स्टोरेज, हाई कैपेसिटी वाली चाहिए होती है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कन्वर्ट करता है रॉ डेटा को इन फॉर्मेट टू परफॉर्म एनालिसिस। रॉ डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिससे हम एनालिसिस जो है उसे परफॉर्म कर सकें। स्टेप्स की बात करते हैं तो सिंपल से वही स्टेप्स हैं, डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, नॉर्मलाइजेशन, रिडक्शन, डिस्क्रिटाइजेशन, एग्रीगेशन। ओके जी, चलिए। ऑल्सो इंक्लूड आइडियल फॉर माइनिंग डेटा, ये ऑल्सो इंक्लूड, अगर बाई चांस अगर आपको और भी ज़्यादा, मतलब ये स्टेप्स तो हैं ही, इसके अलावा और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, फॉर आइडियल फॉर डेटा माइनिंग, खाली डेटा माइनिंग के लिए ही, ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्म कई तरीके के होते हैं, तो अगर आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करना है तो ये वाले प्रोसेसेस भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको खाली डेटा माइनिंग के अंदर यूज़ करना है तो आप ये वाले प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हो। जैसे कि स्मूथिंग है, स्मूथिंग क्या होता है, रिमूव करना नॉइज़ को, हाईलाइट करना फीचर्स को, प्रिडिक्ट करना पैटर्न्स को। एग्रीगेशन हमें पता है कि जोड़ना, कंबाइन करना। डिस्क्रिटाइजेशन हमें पता है कि जो हमारा कंटिन्यूस डेटा होता है उसे डिस्क्रीट में पार्टीशन करना। एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि नई एट्रीब्यूट को बनाया जाता है। जनरलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि लो लेवल डेटा एट्रीब्यूट टू हाई लेवल डेटा एट्रीब्यूट यूजिंग कॉन्सेप्ट हिरार्की। जो कॉन्सेप्ट हिरार्की होता है उसको यूज़ करके जो है हम हाई लेवल एट्रीब्यूट, लो लेवल एट्रीब्यूट्स को हाई लेवल एट्रीब्यूट के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं एक तरीके से। जैसे जनरल मतलब कि एक स्टैंडर्ड बना दिया और उसी स्टैंडर्ड पे सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या है कि नॉर्मलाइजेशन हमें पता
होता है कि हम 0 से 1 के बीच में जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर स्केल कर सकते हैं, सॉरी। फिर उसके बाद है -1 से 1 के बीच में हम स्केल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या हम यूज़ करते हैं, मिन मैक्स यूज़ कर सकते हैं, जेड स्कोर यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद है स्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है डेसिमल स्केलिंग यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेज है डेटा क्वालिटी इंप्रूव्ड होती है, डेटा इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से होता है, एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है, एनहांस डेटा माइनिंग एल्गोरिथम जो है एफिशिएंटली रन हो सकती हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस है टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, डेटा लॉस इसके अंदर हो सकता है, बायस्ड होता है, हाई कॉस्ट होती है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी यूनिट नंबर 3 है डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग की, वो कंप्लीट होती है। एंड होप सो आपको जो यूनिट है वो समझ में आई होगी। और इसके साथ मेरे पास आपके लिए कुछ सजेशंस हैं कि आप सबसे पहले जो है इस जो यूनिट है इसके 2 मार्कर्स जो है उन्हें ज़रूर कर लेना, सारे के सारे यूनिट्स के कर लेना, क्योंकि 20 नंबर आपके वहीं से आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल में, दोनों में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, बेल आइकन भी दबा देना, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आपको और चाहिए, क्या नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ मैं आपके लिए। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स। जय श्री राम।